फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं पुष्पांजलि स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल एपी इंग्लिश क्लासेस में। तो आज का जो नॉवेल है वो है द कैचर इन द राई। इस नॉवेल की खासियत यह है कि इस नॉवेल में हमारी यूथ एज में जो टीनेजर्स की जो मेंटल और साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी होती है ना, उस चीज़ को यहाँ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस नॉवेल के जो राइटर है वो है जेडी सैलिंजर और इस नॉवेल को पब्लिश की गई थी 1951 में। इस नॉवेल की सेटिंग रखी गई है न्यूयॉर्क के पेंसिल्वेनिया में और यह एक बिल्डिंग्स-रोमन नॉवेल है। ये जो टर्म है बिल्डिंग्स-रोमन, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि बिल्डिंग्स-रोमन नॉवेल का एग्जाम्पल देना, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा जान लीजिए। बिल्डिंग्स-रोमन नॉवेल वह होता है, किसी भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक तरह का एक लिटरेरी जेनर है जो कि उस नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट का साइकोलॉजिकल और मेंटल ग्रोथ जो होता है उस पर फोकस करता है। उसकी यूथ से लेकर एडल्टहुड तक की जो जर्नी है, उस वक्त उसकी साइकोलॉजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी क्या होती है, इस चीज़ पे वो फोकस करता है और इस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा व्यूवर को या रीडर को बताने की कोशिश करता है। और बिल्डिंग्स-रोमन नॉवेल की एक और खासियत यह है कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनका चेंज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस नॉवेल में भी देखते हैं स्टोरी के दौरान कि सारे कैरेक्टर्स किस तरह से चेंज होते हैं। इस नॉवेल में जो एक होल्डन नाम का एक कैरेक्टर है जो कि प्रोटैगनिस्ट है, मैं आगे दिखाऊंगी अभी। वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा होता है और उस स्कूल का नाम है पेंसी प्रिपरेटरी एकेडमी। ओके, तो अब हम कैरेक्टर्स को पहले देखते हैं। इसमें कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो मैंने आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया है। तो जो ग्रीन कलर का कैरेक्टर, ग्रीन कलर के बॉक्स पे जो आपका कैरेक्टर दिख रहा है उसका नाम है होल्डन, जो कि इस पूरी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है। और इस पूरी स्टोरी में आपको इसके टीनेज में जो इसकी जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग चल रही होती है इसके माइंड में, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट की गई है, ठीक है। और ये जो वाइट बॉक्सेस में आपको दिख रहे हैं, ये जो पहला वाइट बॉक्स है वॉर्ड स्टाडलेटर और रॉबर्ट एक्ले, ये दोनों क्या है, उनके रूम पार्टनर्स हैं। और जो दूसरा वाइट बॉक्स है मिस्टर स्पेंसर एंड एंटोलिनी, ये दोनों उसके टीचर्स हैं। अब कौन किसका किस तरीके से है वो मैं आपको नेक्स्ट डिस्प्ले में दिखाऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी, सॉरी। और ये जो पिंक बॉक्सेस है ये सारे गर्ल्स कैरेक्टर है, जेन, सैली, सनी एंड फिबी। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है होल्डन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या यहाँ पर इस स्टोरी में मेंशन की गई है। सबसे पहले कि वो 16 ईयर्स ओल्ड का है, 16 साल का टीनेज है, ठीक है। दूसरा, वो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है वो। तीसरा, नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और इसी वजह से वह 3 स्कूलों से ऑलरेडी सस्पेंड किया जा चुका होता है। और अभी जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है, पेंसी प्रिपरेटरी स्कूल, वो उसकी 4th स्कूल है। और इतना ही नहीं, वह इस स्कूल से भी सस्पेंड किया जाने वाला है। वह सफ़र कर रहा है लोनलीनेस से, क्योंकि क्या है कि ये जो टीनेज होता है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ज़रूरी है ये भी, कि जो हमारा टीनेज होता है उस एज में हम करियर ओरिएंटेड होते हैं। हमारी स्टडी का मेन मोटिव वही रहता है। और अगर कोई बच्चा स्टडी में तेज नहीं है, वो नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड होता, तो शायद कुछ और एक्टिविटीज़ में वो आगे बढ़ता है, जो वो अपने करियर को लेकर कंसर्न होना चाहता है। बट इस स्टोरी में क्या है कि होल्डन, उसे ना तो पढ़ाई में मन लगता है ना ही किसी और चीज़ में, जिसकी वजह से वो एक लोनलीनेस से गुजर रहा होता है। और यही कारण है कि वह उसकी जो उस एज की जो मासूमियत है, उस एज का जो, जैसे बोलते हैं ना कि हर एज में हमारे माइंड का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग पड़ाव पे होता है। 28, 16, 30, हर एज की एक खासियत होती है। तो इस एज में जहाँ उसे करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, वह लोनलीनेस से सफ़र कर रहा है, जिस वजह से उसकी मासूमियत कहीं ना कहीं दबती चली जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप ये जो स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हो, यह चार्ट, अगर ये क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में कैचर इन द राई पे, तो आप ये चार्ट ज़रूर से ज़रूर बना कर आना। क्योंकि क्या है
कि इग्नू में जो आंसर्स आते हैं वो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरे डिटेल में उस क्वेश्चंस के आंसर वो पढ़ सके। तो इसलिए आप अगर ये चार्ट बनाते हो तो एग्जामिनर के सामने एक क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि हाँ, बच्चे ने पूरे आंसर शीट में इसी चार्ट को डिटेल में मेंशन किया है, ठीक है। तो आई मस्ट से कि आप ये चार्ट एग्ज़ाम में बना कर आइएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। तो हम शुरू करते हैं इस स्टोरी को, पूरी स्टोरी की समरी। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है होल्डन। ये होल्डन कौन है? ये होल्डन 16 ईयर्स का यंग बॉय है, ठीक है। और ये पूरी स्टोरी शुरू होती है, इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है पूरी स्टोरी की वो यह है कि यह एक हॉस्पिटल में है। अब चूँकि वो हॉस्पिटल में बीमार नहीं है, बल्कि इसे टीबी की बीमारी हो चुकी होती है और वह अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए बार बार इस हॉस्पिटल में आता है। तो उसी बीच उसी हॉस्पिटल में उसे एक डॉक्टर मिलती है और वह डॉक्टर इसे इनकरेज करती है कि वह अपनी स्टोरी को लिखे। तो स्टोरी लिखने के दौरान ही यह अपनी स्टोरी सुना रहा होता है, जो कि पूरी नॉवेल में नरेट की गई है। तो ये बताता है होल्डन कि यह एक बोर्डिंग स्कूल से है जिसका नाम पेंसी प्रिपरेटरी स्कूल है और यह ऑलरेडी 3 स्कूलों से सस्पेंड किया जा चुका है, ठीक है। और यह इसका 4th स्कूल है जहाँ से उसे सस्पेंड किया जाने वाला है। तो अब क्या होता है कि इसके स्कूल में एक फुटबॉल का मैच चल रहा होता है, ओके। बट फिर भी वो उस फुटबॉल मैच में ना जाकर वह अपने एक हिस्ट्री टीचर को गुड बाय बोलने के लिए जाता है। और उस हिस्ट्री टीचर का नाम क्या होता है? मिस्टर स्पेंसर। उसके हिस्ट्री टीचर का क्या नाम है? मिस्टर स्पेंसर। तो वो मिस्टर स्पेंसर के पास जाता है, चूँकि वो उन्हें गुड बाय बोलने के लिए जाता है। बट वो जब उनसे मिलता है तो चूँकि वो बहुत बूढ़े होते हैं, तो और जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओल्ड पीपल होते हैं वो अक्सर हमें अपने लाइफ लेसन्स के बारे में ही हमें शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही उसके साथ भी होता है। होल्डन जब उनसे मिलता है तो वो उन्हें लाइफ के बारे में कुछ लेक्चर्स देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे बोर्ड फील होने लगता है। और बट वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो उसकी बातें बहुत अच्छे तरीके से सुन रहा हो। याद कीजिए आप अपने स्कूल के दिनों को, जब हमारी कोई बोरिंग सी क्लास चलती थी तो हम भी ऐसे ही करते थे ना। बस सेम चीज़ें होल्डन के साथ भी हो रही है। अब क्या है कि वो मिस्टर स्पेंसर से मिलकर अब अपने रूम आता है, हॉस्टल रूम, ठीक है। वहाँ पे वह अपने रूम में बैठकर कुछ बुक्स पढ़ने की कोशिश करता है। अब देखो उस बच्चे के साथ क्या होता है। अब वो बुक्स पढ़ना चाह रहा है तो उसका एक रूम पार्टनर है रॉबर्ट एग्ले, उसे एनॉय करता है, उसकी बुक छीन लेता है, उसे डिस्टर्ब करता है, उसे पढ़ने नहीं देता। देख रहे हो, वो बुली किया जा रहा है एक तरह से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें हमारे स्कूल लाइफ में बहुत देखने को मिलती है ना। ये सारी चीज़ें होल्डन के साथ हो रही है। आप इस स्टोरी को ना अपनी लाइफ के साथ नरेट कीजिए, इमेजिन कीजिए, ये स्टोरी एकदम आपकी कहानी लगेगी। तो अब क्या है, ये रॉबर्ट एग्ले उसे पढ़ने नहीं देता, उसे परेशान करता है। तो उसी बीच वो क्या देखता है कि उसका दूसरा रूम पार्टनर वार्ड स्टार्टलेटर, वह तैयार हो रहा होता है कहीं बाहर जाने के लिए। तो वो उसे बताता है कि वह जेनी के साथ, ये जेनी है ना, ये जेनी के साथ कहीं बाहर जा रहा है डेट पर। तो अब इसे अंदर से जेलसी फील होती है। क्यों? क्योंकि ये जेनी इसकी लवर रहती है, इसका ऑलरेडी उसके साथ रिलेशन रहता है, इसलिए इसे बुरा लगता है। तो ये वार्ड स्टार्टलेटर होल्डन को कुछ ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है? ये बोलता है कि अगर तुम मेरे लिए एक इंग्लिश का कॉम्पोजिशन लिख के रखोगे तो मैं अब तुम्हें बता सकता हूँ कि जेनी और हमारे बीच डेट पर क्या क्या हुआ। अब चूंकि ये उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है तो इसके अंदर क्यूरियोसिटी आती है जानने की, तो वो अग्री हो जाता है इस ऑफर से और उसके लिए इंग्लिश में एक कॉम्पोजिशन लिखना चाहता है। अब वार्ड स्टार्टलेटर वहाँ से चला जाता है। फिर स्टार्टलेटर के वहाँ से जाने के बाद होल्डन कॉम्पोजिशन लिखना शुरू करता है। अब वह कॉम्पोजिशन लिखते वक्त वो अपने
उसका एक डाइड ब्रदर रहता है जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है, वो जीवित नहीं होता है अभी। वो उसकी याद में वो इंग्लिश का कॉम्पोजिशन लिखता है और वो बहुत ही उदास होता है क्योंकि वो जिंदा नहीं होता ना, इसलिए। अब कुछ देर के बाद स्टारलेटर वापस आता है, ठीक है। तो वो उससे पूछता है कि कॉम्पोजिशन दिखाओ। तो जब वो कॉम्पोजिशन देखता है तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपने डेट के मोमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो होल्डन पूछता है क्यों भाई? तो फिर वो बोलता है कि तुमने तो कॉम्पोजिशन बहुत बुरा लिखा है। तो अब क्या होता है, दोनों के बीच आर्गुमेंट्स हो जाती है क्योंकि उसे जानने की बहुत इच्छा होती है ना, इसीलिए तो वो ऑफर एक्सेप्ट करता है। अब दोनों के बीच आर्गुमेंट्स होती है, आर्गुमेंट्स के साथ साथ अब हाथापाई भी होना शुरू हो जाती है। और स्टारलेटर क्या करता है, इतना कस के उसकी ज़ोर से उसकी नोज़ पे हिट करता है और उसे चोट लग जाती है। अब क्या है कि होल्डन वहाँ से चला जाता है और वो पूरी तरह से बहुत डिस्टर्ब होता है, अपने टीचर से भी, अपने रूममेट से भी। तो अब वो रेलवे स्टेशन पहुँचता है। वहाँ पर वह न्यूयॉर्क जाने वाली ट्रेन पर बैठ जाता है और न्यूयॉर्क पहुँचता है। न्यूयॉर्क में स्टेशन से उतरते ही वह सोचने लगता है कि वह घर जाएगा अपनी फैमिली के पास तो वो क्या बोलेगा। तो क्यों ना वो घर ना जाकर कहीं और जाए और उससे उसके स्कूल से निकाले जाने की बात उन्हें टीचर से ही पता चले। वह नहीं बताना चाहता था अपने पेरेंट्स को। तो अब क्या है कि वो पूरे न्यूयॉर्क सिटी में भटकता रहता है और भटकते भटकते वह कुछ देर के बाद सोचता है कि एक होटल लेकर कहीं पर स्टे किया जाए। तो वो एक होटल लेता है और वहाँ पे ठहर जाता है। तो अब होटल में भी वो अकेला कितनी देर रुकेगा। तो अब वो सोचता है कि क्यों ना बाहर जाकर थोड़ा फ्रेश हुआ जाए। तो अब जब वो होटल रूम से बाहर निकलता है, बाहर घूमने जाता है, तो बहुत ही अकेला फील करता है। अब देख रहे हो उसके अंदर कितना लोनलीनेस है, जिस चीज़ को भरने की वो पूरी कोशिश करना चाहता है बट वो हो नहीं पा रहा है। तो अब उससे भरने के लिए, उस अकेलेपन से हटने के लिए वो क्या क्या करता है। देखिए, वो सिटी में जब वो घूम रहा होता है तो वो सिटी के कुछ कुछ लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, बट लोग उसे कंसर्न ही नहीं करते। उससे कनेक्ट होने की कोशिश, उससे लोगों से जब वो बात करना चाहता है तो लोग उसका रिप्लाई नहीं देते। अब क्या है कि वह एक टैक्सी हायर करता है, ठीक है। और उस टैक्सी ड्राइवर से वो बात करने की फिर कोशिश करता है बट वो टैक्सी ड्राइवर उसका कोई रिप्लाई नहीं देता है। तो फिर उनकी कॉन्वर्सेशन के बीच वो पूछता है कि विंटर सीजन में यहाँ का जो सेंट्रल पार्क है वहाँ पे रहने वाले जो बत्तखें हैं, डक्स हैं, उनका क्या होता है। मतलब देख रहे हो वो कितना इनोसेंट है कि उसे एक एनिमल की परवाह हो रही है कि विंटर सीजन में उनका क्या होता है। बट वो ड्राइवर बिल्कुल भी इसका कोई आंसर नहीं देता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक दिन वह एक बार पहुंचता है, ठीक है। अब पूरा शहर घूम लिया, लोगों से बातें कर ली, कहीं उसे कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो अब वो कहाँ जाता है, बार में वो क्या सोचता है कि काश उसे एक गर्ल मिल जाए 1 नाइट स्पेंड करने के लिए, बट वो भी नहीं होता। तो जब वो होटल वापस आता है तो वहाँ पर उसे एक लिफ्ट मैन मिलता है जिसका नाम क्या है, मॉरिस। क्या है ये, मॉरिस। ये क्या है, लिफ्ट मैन है जो कि उसे एक होटल में मिलता है। वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हें एक गर्ल प्रोवाइड करवा सकता हूँ बट उसके $5 लगेंगे, ठीक है। तो वो एक गर्ल प्रोवाइड करता है। उस गर्ल का क्या नाम रहता है, सनी। ये सनी उसके साथ 1 नाइट स्पेंड करने के लिए आती है उसके रूम में। तो जैसे ही वो उसके पास आती है तो होल्डन मना कर देता है कि वो उसके साथ नहीं सो सकता। क्यों? क्योंकि उसे एक इंजरी है और वो बहुत प्रॉब्लम में है और वो ऐसा नहीं कर सकेगा। तो सनी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तो फिर मेरे $10 मुझे दे दो। तो होल्डन बोलता है कि $10 क्यों, बातें तो हमारी $5 में हुई थी। तो वो उसे $5 दे देता है और सनी वहाँ से चली जाती है। बट अभी भी उसे शांति नहीं है। अब क्या होता है, ये मॉरिस वापस आता है और उसे मारता है और अपने बाकी के $5 भी वापस ले लेता है। अब क्या है कि होल्डन अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है, ठीक है, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, बट वो भी मना कर देते हैं आने से।
तो अब क्या होता है कि वह जेनी को कॉल करता है। किसे? जेनी, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को, ठीक है। बट उसकी मॉम फ़ोन उठाती है तो वो उससे भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो अब क्या है, वो अपनी एक पुरानी फ्रेंड सैली को कॉल करता है, ठीक है। तो जब वो सैली को कॉल करता है तो सैली आने के लिए मान जाती है। तो जब तक वो सैली मिलने आ रही होती है, उस बीच क्या होता है कि एक म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स में एक नेचुरल हिस्ट्री पार्क है, जहाँ पे वह अपनी सबसे लविंग सिस्टर फिबी, ये जो फिबी है ना, ये उसकी सबसे लविंग सिस्टर होती है, इससे ये बहुत प्यार करता है, उससे मिलने जाता है। बट बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी वह उससे मिलने नहीं आती है। तो अब वो जैसे कि डिसाइडेड रहता है कि वो सैली से मिलने जाएगा, तो वो सैली से मिलने के लिए डेट पे चला जाता है, ठीक है। बट डेट पे जाने के बाद क्या होता है कि ये सैली अच्छी लड़की रहती है, तो वो होल्डन की सिचुएशन को देखकर उससे कुछ सवाल करती है कि वो लाइफ में करना क्या चाहता है, उसका टारगेट क्या है। वो पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी लाइफ बनाना चाहता है, या बस ऐसे ही अलोन लोनलीनेस के साथ बस सिटी में वॉन्डर करते हुए अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है। तो ये सारी बातें सुनकर होल्डन को इरिटेशन होती है और वो सैली को वहीं पर अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो अब वो अपनी सिस्टर फीबी के पेरेंट्स के घर पहुँचता है, ठीक है। और वहाँ पर वह उसके पेरेंट्स उसे देख ना ले, इसलिए वह फीबी से मिलने के लिए चुपके से उसके रूम की ओर अंदर जाता है, ठीक है। और फीबी के साथ बैठकर कुछ बातें करता है। उसी बीच फीबी को पता चलता है कि ये जो होल्डन, उसका ब्रदर, स्कूल से निकाला जाने वाला है। तो फीबी को अच्छा नहीं लगता, उसे बुरा लगता है यह देखकर कि होल्डन की लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो वो उससे पूछती है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर अपनी सिस्टर को बोलता है कि वह कैचर इन द राई बनना चाहता है। अब ये जो वर्ड है ना, कैचर इन द राई, इसका मतलब क्या हुआ? ये राई यानी कि हम अपने घर में एक यूज़ करते हैं ना, एक सरसों का, उसे ही राई बोला जाता है, ठीक है। तो होल्डन क्या चाहता है, वो एक इमेजिन कर रहा है, क्योंकि वो 16 ईयर बॉय है ना, तो वो इमेजिन करता है क्या कि एक राई का एक खेत है, उस खेत में एक क्लिफ है, छोटी सी क्लिफ क्या होती है ना, एक पतला सा रास्ता होता है जिसकी एक और खाई होती है, ठीक है। तो उस क्लिफ से अपने जैसे उन बच्चों को बचाना चाहता है जो अपने टीन एज में, अपने इस इतने कम एज में अपनी मासूमियत को खोते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से उन फीबी और होल्डन की कॉन्वर्सेशन फिर ख़त्म होती है। उसके बाद ये जो होल्डन है, ये अपनी टीचर एंटलिनी, ठीक है, ये उसके फेवरेट टीचर है एंटलिनी, उनसे मिलने आता है, ठीक है। तो जब वो इनके पास आता है तो ये बहुत थक चुका होता है, बहुत टायर्ड रहता है, तो इसलिए वो उनके पास बैठते ही वो सो जाता है। और जब वो सो जाता है तो एंटलिनी उनके सर पर एक प्यार भरे हाथों का स्पर्श रखते हैं, वो स्पर्श पाते ही उसकी आंखें खुल जाती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उस रात वह ना तो होटल रूम जाता है ना ही घर जाता है, वह स्टेशन में एक बेंच पर सोया हुआ रहता है। और उस रात के बीतते ही अगली सुबह वह फीबी से मिलने के लिए जाता है। किससे? फीबी से मिलने जाता है। क्यों? ताकि वो उसे गुड बाय बोल सके, ठीक है। तो अब वो फीबी से मिलने गया है और उसे क्या बोलता है कि वह अब वापस जा रहा है। तो फीबी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो वो फीबी को ले जाने से मना कर देता है और फीबी रूठ जाती है। तो होल्डन उसे प्रॉमिस करता है कि वह अब घर से भागकर कहीं नहीं जाएगा, बल्कि वह अपने पेरेंट्स के पास जाएगा और स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगा। तो यह सुनकर फीबी बहुत खुश हो जाती है।
यह सुनकर फिबी बहुत खुश हो जाती है और फिबी और होल्डन दोनों ज़ू घूमने के लिए जाते हैं और उस ज़ू में बहुत सारे एनिमल्स पे फिबी राइड करती है और इस तरह से दोनों खुशी खुशी टाइम स्पेंड करते हैं। इस तरह से ये पूरी स्टोरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन स्टोरी के एंड में होल्डन यह कहता है कि वह आज के बाद कभी भी अपनी ये स्टोरी किसी को नहीं सुनाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी इन पुराने दिनों को याद करता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे बहुत बुरा फील होता है और वो बहुत सैड हो जाता है। तो इस तरह से पूरी स्टोरी ख़त्म होती है। तो चूँकि इस पूरी स्टोरी का थीम क्या है? तो इस पूरी स्टोरी का थीम ये है कि हमारे 16 एज में जब हम टीनेज के होते हैं उस वक्त हमें एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स इन सब से मिल सकती है, बट उनकी कमी होने के कारण हम कहीं ना कहीं बहुत अकेले पड़ जाते हैं और सही डायरेक्शन में अपने आप को नहीं ले जा पाते, अपनी लाइफ को एक सही दिशा नहीं दे पाते। तो इस पूरी नॉवेल में कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज भी दिखाए गए हैं, जो कि इनोसेंस, आइडेंटिटी लॉस और अफेक्शन है। तो आई होप आपको ये नॉवेल पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।